नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं 100-year-old कुक रीइंकार्नेट्स एज अ स्टूडेंट का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त एपिसोड। हमारी कहानी एक टफ शेफ की है जिसमें छोटी मोटी गलतियों के लिए ज्यादा सब्र नहीं है। ये आदमी सबसे अच्छा है, साथ ही बहुत फेमस भी है और उसका कोई बुरा करने का इरादा नहीं है। ये तब होता है जब एक पैनल खुलता है और पता चलता है कि उसने मिशेलिन स्टार्स कमाने का अपना मिशन पूरा नहीं किया है और समय खत्म हो रहा है। किचन का चक नॉरिस होने के बावजूद ये उसके श्राप को तोड़ने के लिए काफी नहीं था और एक शो के बीच में सभी की निराशा के लिए उसे खींच कर ले जाया जाता है। तो बस दोस्तों, अंत। लेकिन असल में नहीं, बेचारा आदमी एक बार फिर कोशिश करने के लिए एक जवान आदमी के शरीर में दोबारा जन्म लेता है और उसे पता चलता है कि वो एक डाइनर के मालिक का बेटा है। ऐसा लगता है कि इस बार उसे अपने मिशेलिन स्टार्स कमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वो आदमी काफी चिढ़ा हुआ है और शिकायत करता है कि किसी और ने उन ताज़ी चीज़ों को खराब कर दिया। वो उन्हें डांटता है और उस कचरे को बनाने का राज जानना चाहता है। वो आदमी सच में बहुत परेशान लगता है और दूसरे को किचन से बाहर निकाल देता है। इज्जत से लोग स्क्रीन पर बेइज्जत होते हुए भी माफी मांगते हैं। होस्ट उस आदमी की कुछ बातें इकट्ठा करता है और कहता है कि वो सच में उस सारी नज़ाकत से बहुत खुश है। लेकिन वो गोरा आदमी बेफिक्र लगता है और कहता है कि बातें सच में दुख पहुंचा सकती हैं। माइक्रोफोन वाला वो आदमी जेमी की थोड़ी तारीफ करता है। वो कहता है कि वो आदमी कड़ा विरोधी है और पहली बार उसने किसी को इतना शांत देखा है और अब वो ये देखना चाहता है कि वो आदमी सच में अच्छा है या नहीं। मिशेलिन स्टार एक शेफ के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और उसके पास 21 हैं। फिर होस्ट शेफ की सभी तारीफों का रिव्यू करना शुरू करता है। वो आदमी पहले ही किताबें लिख चुका है, फ्रांस में अवार्ड जीत चुका है और भी बहुत कुछ। तो वो ये कहकर बात खत्म करता है कि वो आदमी सच में काफ़ी फेमस है। जेमी को एहसास होता है कि वो अपनी हर बात से उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो प्रेजेंटेशन के लिए उसे धन्यवाद देता है लेकिन कहता है कि बस शेफ उसके लिए काफ़ी है। वो आदमी उसे ये कहकर उकसाता है कि उसे नहीं पता कि वो आज इसे संभाल पाएगा या नहीं, लेकिन वो आदमी उसे शुरू करने के लिए कहता है। फिर वो शेफ से मिशेलिन स्टार्स के बारे में बात करने के लिए कहता है क्योंकि ऑडियंस को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। एक्साइटेड होकर वो कहता है कि वो बेसिक बातें समझाएगा। वो कहता है कि 1 स्टार उस रेस्टोरेंट को दिया जाता है जिसका खाना बहुत अच्छा होता है। दूसरा स्टार तब दिया जाता है जब रेस्टोरेंट इतना अच्छा हो कि आप अपना रूटीन बदलकर वहाँ खाना खाने लगें। एक 3 स्टार रेस्टोरेंट भी है जो एक्सपीरियंस को बहुत खास बनाता है। होस्ट कहता है कि इसके बजाय ऑडियंस शायद ज़्यादा पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहेंगे, इसलिए वो आदमी कुछ सेकंड सोचता है और तय करता है कि वो ज़्यादा सीधे तरीके से समझाएगा। एक 1 स्टार रेस्टोरेंट बहुत सारे कस्टमर खींच सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम के खुद को चला सकता है। एक 2 स्टार रेस्टोरेंट अपनी कमाई 7 गुना तक बढ़ा सकता है। वो बताता है कि दुनिया भर में 3 स्टार वाले 100 से भी कम रेस्टोरेंट है। फिर वो होस्ट से पूछता है कि क्या उन कुछ रेस्टोरेंट्स की वैल्यू सच में बहुत अच्छी नहीं है। वो लाइव शो देखने वाला हर कोई इंप्रेस होता है और तालियां बजाता है। वो आदमी कहता है कि जेमी के नाम पर कुल 21 स्टार हैं। फिर पूछता है कि उसकी सफलता का राज क्या है, क्योंकि कई लोग अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक स्टार पाने के लिए लगा देते हैं। उसे लगता है कि शेफ ने ऐसा पाने के लिए अपने असर का फायदा उठाया। जेमी कहता है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन स्टार्स को 110 साल से ज़्यादा समय से गुमनाम रखा गया है। फिर वे जानना चाहते हैं कि क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा शेफ होने के बावजूद स्टार्स पर असर नहीं डाल सकता, और वो आदमी कहता है नहीं, असल में मायने ये रखता है कि खाना अच्छा है या नहीं। फिर अचानक उसके सामने एक पैनल आता है जिस पर लिखा होता है कि पुनर्जन्म का समय बस कुछ ही मिनट है। थोड़ा टेंशन में वो अपने गले का कपड़ा ढीला करता है और सोचता है कि लगभग समय हो गया है। उत्साहित होकर होस्ट कहता है कि उसने उसके लिए एक ऐसी डिश बनाई है जिसे आजकल बहुत से युवा पसंद करते हैं। फिर खाना आता है और वो देखता है कि उसमें कई आसान और स्वादिष्ट चीज़ें हैं। वो हंसता है और कहता है कि ये काफ़ी दिलचस्प खाना लग रहा है। जैसे जैसे वो खाने का मज़ा लेता है, मिनट बीतते जाते हैं। फिर वो उसे चखता है और पैनल पर नज़र डालता है। एक बार फिर एक और मिनट बीत गया। होस्ट ईमानदारी से जानना चाहता है कि सब कैसा है और हमेशा की तरह अपने क्रिटिक्स पूछता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि वहाँ एक डिश थोड़ी खराब होने की वजह से थोड़ी सख्त है। अब उसके पुनर्जन्म में 2 मिनट से भी कम समय बचा है। वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कुछ होने लगता है और उसे बहुत पसीना आता है। होस्ट उसका नाम पुकारता है और उसकी नज़र थोड़ी धुंधली हो जाती है। जो हो रहा है उससे पूरी ऑडियंस चौंक जाती है और फिर ये ख़त्म हो जाता है, ये दिखाते हुए कि टाइम खत्म हो गया है और उससे घसीटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो 25 स्टार्स इकट्ठा करने के मिशन में फेल हो गया है और टाइम खत्म हो गया है। वो पैनल को थोड़ा ठीक महसूस करते हुए देखता है और जो कुछ वो देखता है उसे वो पसंद नहीं आता। वो हालात को कोसता है। फिर ऐसा लगता है कि उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो स्टेज के फर्श पर आलू की बोरी की तरह गिर जाता है। होस्ट घबरा जाता है, उससे आंखें खोलने के लिए कहता है और बेहोश होने से ठीक पहले वो लोगों को एम्बुलेंस बुलाने की आवाज़ सुनता है। उस आदमी को लगता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये फिर से ऐसे ख़त्म हुआ।
और अगली बार ये ऐसे खत्म नहीं होगा। टर्मिनल दिखाता है कि ये सिंक हो रहा है और एक नया मिशन शुरू होगा। ऐसा लगता है कि टर्मिनल के सामने कोई जाग रहा है। वो अपना हाथ अपने सिर पर रखता है और कहता है कि चाहे वो कितनी बार इससे गुजरे, ये हमेशा दुख देता है। ऐसा लगता है कि मिशन का एक बहुत आसान नियम है और अगर मिशन फेल हो जाता है तो आप किसी दूसरी नेशनैलिटी के अनजान व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन हर बार जब वो पुनर्जन्म लेता है तो उसे जितने मिशेलिन स्टार्स की ज़रूरत होती है वो बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि अब अपने 6वें जीवन में उसे 30 स्टार्स हासिल करने की ज़रूरत है। अपने दूसरे और तीसरे जीवन में वो डिप्रेशन से जूझ रहा था। हालांकि उसके बाद उसने सिर्फ अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के तरीकों के बारे में सोचा। हमारे हीरो को अभी भी नहीं पता कि जब वो सफल होगा तो क्या होगा, लेकिन वो एक बात जानता है, उसे पुनर्जन्म के इस चक्र से बचना होगा। वो थोड़ा परेशान लग रहा है क्योंकि वो इस बार लगभग सफल हो गया था। अगर वो अपनी सारी जिंदगी को मिला दे तो ये लगभग 100 साल होता है और उसे लगता है कि वो अपने अनुभव से आसानी से स्टार बन सकता है। तो इस जिंदगी में वो कोई भी मौका नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। इससे भी ज्यादा उसे लगता है कि अब वहां जाने का समय आ गया है क्योंकि उसे टर्मिनल दिखाई देता है। वो उसे देखता है और सोचता है कि उसे अपनी नई प्रोफाइल देखनी है। वहां थोड़ा बदलाव करते हुए वो कुछ अच्छे से शुरू करने की उम्मीद करता है। फिर वो अपनी पसंद चुनता है। एक औरत कहती है कि वो बिजी है और पूछती है कि क्या वो आइसक्रीम में मदद कर सकती है। ऐसा लगता है कि ये हमारे हीरो को चौंका देता है। वो अजीब तरह से सहमति में मुस्कुराता है जबकि औरत उसे जल्दी करती है। फिर बान यू अपनी माँ से कहता है कि वो जा रहा है। वो स्कूल के सामने एक स्नैक बार के मालिक का बेटा है और टर्मिनल को देखकर उसे एहसास होता है कि वो 26 साल का है और बेरोजगार है। सॉसेज के साथ खेलते हुए उसे थोड़ा अजीब लगता है। ये है बान यू ह्योन और उन्होंने कोरिया में एक छोटे स्नैक बार के मालिक के बेटे के रूप में पुनर्जन्म लिया है। क्योंकि ये स्कूल के सामने है इसलिए बिक्री अच्छी चल रही है। लेकिन एक बात पक्की है, इस माहौल में उसके मिशेलिन स्टार्स कमाने का चांस बहुत कम है। पहले वो एक अमीर ब्रिटिश परिवार का बेटा था जो एक मशहूर शेफ बनने की अपनी इच्छा को लेकर उत्साहित था। अपनी पिछली जिंदगी में उसे आसानी से एक दिशा मिल गई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उसकी शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी। पास में ही किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक बुजुर्ग आदमी उसकी माँ से मिलता है। वो पूछता है कि क्या उसने मेन्यू कम करने के बारे में सोचा है। वो आदमी कहता है कि बिजनेस चलाना सच में स्ट्रेसफुल हो सकता है और उस मेन्यू की हर चीज मुश्किल है। उस आदमी का नाम बेक वॉन जंग है। उसका स्ट्रीट फूड पर एक टीवी शो है और वो काफी मशहूर है। उस आदमी ने कहा कि वो सब कुछ छोड़कर उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फिर से शुरू करेगा और अगर ये काम नहीं करता है तो वो मैनेजमेंट में उसके साथ शामिल हो जाएगा। टीवी शो में स्नैक बार इस्तेमाल करने के कई फायदे और नुकसान हैं और अच्छी बात यह है कि इससे ज्यादा कस्टमर और पैसा आ सकता है और पैसा ज्यादा तेजी से स्टार्स कमाने का एक जरूरी जरिया है। वो आदमी जानना चाहता है कि उसका बेटा कोशिश करेगा या नहीं। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो इस शरीर के मालिक के बारे में सोचता है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करके अपनी माँ को थका रहा है। असल में वो एक बिना नौकरी वाला लड़का है जो बस घर पर रहकर खाता है। उसे नहीं पता कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और स्क्रीन के दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से काफी चिढ़ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। हमारा हीरो सोचता है कि वो ढिलाई नहीं बरत सकता और स्टार्स की खातिर उसे सब कुछ सही करना होगा। वो आदमी उसे बताता है कि उसने उसे फैसला करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और वो सिर्फ खाते पीते टीवी पर नहीं आ सकता। उसकी माँ उसका नाम पुकारते हुए थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन बेक वॉन उससे कहता है कि उसे बचाना बंद कर दे। फिर पूछता है कि क्या उसने अपना फैसला कर लिया है। हमारा हीरो सोचता है कि बेशक उसे थोड़ा एक्टिंग करनी होगी क्योंकि उसे देश के दिलों को छूना है। प्यारे अंदाज में वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वो आदमी खुश हो जाता है कि उसने ये फैसला कर लिया है और हमारे एमसी को पता है कि एक ब्रॉडकास्ट में कितनी ताकत हो सकती है। बेक वॉन कहता है कि वो अगले हफ्ते उससे मिलेगा, जबकि हमारे नौजवान को लगता है कि उसे पता है कि स्क्रीन पर अपनी इमेज कैसे मैनेज करनी है। तो वो ये कहकर कुछ छोड़ देता है कि बेसिक बातें वहां लिखी हैं और उसे अगले हफ्ते तक इसे फॉलो करना चाहिए। उसकी माँ उसका बचाव करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये उसके बेचारे छोटे लड़के के लिए बहुत ज्यादा है। वे इस बात से परेशान है कि उन्होंने होमवर्क उस गैर जिम्मेदार लड़के पर छोड़ दिया है, लेकिन लड़की कहती है कि इसका कोई मकसद जरूर होगा। फिर बैंग यू आगे बढ़ता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ऐसा लगता है कि वो 100 साल से ज्यादा उम्र का एक नासमझ बेटा है। फिर वो धीरे धीरे वार्म अप शुरू करने का फैसला करता है। 1 हफ्ते बाद रेस्टोरेंट में कोई काफी चिढ़ा हुआ लग रहा है और पूछ रहा है कि 1 हफ्ते में क्या हुआ। वो लड़का कहता है कि वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है और वो किचन में बहुत अच्छा कर रहा है। वे बेक वॉन से पूछते हैं कि उसने लड़के के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ समय में ये मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीन को देखते हुए वे देखना चाहते हैं कि उसने अच्छी प्रैक्टिस की या नहीं। फिर वे लड़के को खाना बनाते और काटते हुए देखते हैं, साथ ही समझाते हैं कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि पिछली बार से चीजें काफी अलग हैं और सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। वो आदमी जगह के मेन्यू को बेहतर बनाना चाहता है और वे कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ रेमन भी शामिल करेंगे। फिर वो कहता है कि सवाल ये है कि क्या वे ये सब ठीक से बना पाएंगे। वे देखना चाहते हैं कि लड़के को दिया गया होमवर्क उसकी स्किल्स को बेहतर बनाता है, जबकि वो अपनी माँ के साथ खाना बनाना जारी रखता है। लड़की को चिंता है कि क्या वे सब कुछ समय पर कर रहे हैं।
लेकिन होस्ट कहता है कि मेहमान आ गए हैं और चीजें क्रेजी होने वाली हैं। हमारा हीरो उनमें से पहले का स्वागत करता है। वो आदमी कहता है कि उसके साथ अच्छी भीड़ आ रही है। फिर वो एडवांस में चावल के साथ 14 फ्राइड अंडे और 8 रेमन ऑर्डर करना चाहता है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि पूरी भीड़ सच में आ जाती है और पूछती है कि क्या उस आदमी ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। टीवी पर यह दिखाया जाता है कि वे भरे हुए हैं और ऑर्डर कम हो रहे हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि वे इससे कैसे निपटेंगे, जबकि हमारा हीरो काम से थोड़ा परेशान लगता है। लड़की अपने प्रेसिडेंट से पूछती है कि क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कहते हुए कि ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि डाइनर में वापस आरएमसी तलवारबाज की तरह चाकू चलाता है। फिर वे कहते हैं कि उसके पास शानदार कुकिंग स्किल्स हैं और उसके हर मूवमेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें पकाने और कुछ को एक ही समय में तैयार करने की काबिलियत है, जिससे सब कुछ जितना हो सके उतना परफेक्ट हो जाता है। बानियो किचन में कुछ बहुत अच्छे मूव्स करता है। लड़के सच में हैरान हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल शेफ की तरह काम करता हुआ दिखता है और उसने सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है। प्रोग्राम होस्ट ये सवाल करते हुए थोड़ा टेंशन में है। बानियो को लगता है कि वहाँ नौसिखिया होने का समय नहीं है, क्योंकि उसे मिशन को सबसे अच्छे समय में पूरा करना है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो चावल के साथ अंडे परोसना शुरू करेगा। वे चावल के साथ 2 और अंडे ऑर्डर करते हैं और शेफ कंफर्म करता है। वे और खाना मांग रहे हैं और वो कहती है कि वो जल्द ही सब कुछ लाएगी। हमारा जवान लड़का कहता है कि सब कुछ तैयार है और बस प्लेट में परोसना है। डायरेक्टर ने देखा कि माँ और बेटी की पोजीशन बदल गई है और वो अभी भी उससे बहुत तेज है। वो क्यूरियस है क्योंकि उसने लड़के को चावल के साथ अंडों में ठंडा पानी डालते देखा। लड़का बताता है कि ठंडे चावल को फ्राई करने से वे अलग और फूले हुए रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें नमी की कमी होती है इसलिए उसे पानी डालना होगा। लेकिन वो जानता है कि उसने इसके बारे में नहीं लिखा है और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि लड़के को ये जानकारी मिली हो। उसे लगने लगता है कि लड़के ने स्क्रीन पर दिखने के लिए अपनी स्किल्स छिपाई हैं। फिर वो डायरेक्टर से कुछ सेकंड्स के लिए उसके पीछे आने के लिए कहता है। एक कस्टमर ये कहकर जाता है कि उसे खाना बहुत पसंद आया और वो अगले दिन वापस आएगा, तो हमारा हीरो उसे धन्यवाद देता है। वो ये सोचकर थोड़ी राहत महसूस करता है कि सब कुछ लगभग ठीक हो गया है। उसे उन लोगों से तारीफ सुनने की आदत है जिनके सामने खाली प्लेटें होती हैं, और ये 100 साल की प्रैक्टिस की वजह से है, लेकिन ये एक नए इंसान के लिए थोड़ा नामुमकिन लग सकता है। उसकी माँ इससे थोड़ी इंप्रेस हुई लगती है और उसे इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसने हमेशा अपने रिएक्शन में कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। मुस्कुराते हुए बानियो ने कभी नहीं सोचा था कि खाना बनाना इतना आसान होगा, और अगर उसे पता होता तो वो पहले शुरू कर सकता था। वो शर्माता है और कहता है कि उसने कल रात बहुत प्रैक्टिस की। वो जानता है कि 20 साल एक छोटा समय है और वो अपनी काबिलियत को लिमिट नहीं कर सकता, और उसकी माँ उसे बहुत अच्छा समझती है। फिर अचानक कोई पूछता है कि क्या उसने पूरी रात प्रैक्टिस की, और ऐसा हुआ। हैरान होकर वो आदमी कहता है कि उसे लगा कि एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन अब जब वो वहाँ है तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे ये बात कर रहे हैं। हमारे हीरो की माँ खुश है और उसका स्वागत करती है। वो उस लेडी से पूछता है कि क्या उसका बेटा खाना बनाने में जीनियस है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता और वो उसके काम से खुश है। बैकवॉन हमारे हीरो को देखता रहता है, ये सोचकर कि वो काफ़ी हद तक एक प्रोफेशनल जैसा दिखता है। आखिर में वो बैठ जाता है और बानियो से उसके लिए भी कुछ फ्राइड राइस और अंडे बनाने को कहता है, और हमारा नौजवान इस आइडिया से उत्साहित हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो खाना तैयार हो जाता है। वो थोड़ी देर तक उसे उत्सुकता से देखता है, फिर वो उसे अपने मुंह में डालता है और हैरान रह जाता है। वो आदमी मुश्किल से बोल पा रहा है। बानियो सवाल करता है कि क्या सोया सॉस इस डिश के स्वाद का बेस है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेन्यू में एक और आइटम रेमन के कारण फीका पड़ गया है। वो आदमी बहुत हैरान होकर इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि दोनों का स्वाद लेना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए उसने अपने तरीके से फ्राइड राइस बनाया, और ये कि इसमें थोड़ा सोया सॉस का स्वाद तो है, लेकिन मक्खन और शहद ज़्यादा तीखा है। ये कॉम्बिनेशन रेमन के मसालेदार स्वाद को बेअसर कर देता है। प्रेजेंटर बहुत हैरान है और सोच रहा है कि क्या उसने सच में ये खुद बनाया है। पास में कैमरामैन पूछता है कि क्या रेसिपी बदलना ठीक नहीं होगा। प्रेजेंटर उस खाने का एक और चम्मच लेता है। वो इस बारे में कभी ना सोचने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और उससे ये रेसिपी उसे बेचने के लिए कहता है। कैमरामैन उस लड़के के रिएक्शन से बहुत हैरान है। दूसरा लड़का उसे चुप रहने और प्रेसिडेंट का क्लोजअप लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस तरह की आसान और स्वादिष्ट चीज़ सिर्फ सच्चे मास्टर ही बना सकते हैं, और इसका रेमन के साथ कॉम्बिनेशन सच में बहुत बढ़िया है। इस बीच फिल्म बना रहे बाकी 2 आदमी समझते हुए लगते हैं। वो कहता है कि लड़का अपने माता पिता की बेइज्जती करने वाला बच्चा नहीं है। फिर वो सोचता है कि क्या ये किसी ज़बरदस्त स्टार का जन्म होगा। लगता है कि वो आदमी सही था और वे उस नौजवान को एक स्टार के तौर पर देखने लगते हैं जो बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। टीवी प्रोग्राम ज़्यादा फैलने लगा और कई आर्टिकल और वीडियो क्लिप आए, जिससे उसका स्नैक बार भर गया। खाना बनाते समय उत्साहित होकर वो अनाउंस करता है कि और डिशेस तैयार हैं। ये उसके इस शरीर में दोबारा जन्म लेने के 5वें हफ्ते में हुआ, और ऐसा लगता है कि स्नैक बार अभी भी भरा हुआ है। ये सब पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन टर्मिनल पर यह दिखाता है कि उसके पास अभी तक कोई मिशेलिन स्टार नहीं है, इसलिए ये सीधे तौर पर उसके मकसद में उसकी मदद नहीं करेगा। उसे एहसास होता है कि उसे आस पड़ोस से आगे जाने के लिए अपने शेफ का स्टेटस और बढ़ाना होगा। रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसे अच्छी रेपुटेशन चाहिए। एक और आदमी स्नैक बार में आता है। हमारा नौजवान उस आदमी का स्वागत करता है, लेकिन वो किसी चीज़ से थोड़ा हैरान होता है। वो ली चैन सियोंग है, जो गिलमैक रेस्टोरेंट का डायरेक्टर है। वो कहता है कि वो वहाँ से गुजर रहा था और उसने खाना खाने के लिए रुकने का फैसला किया। हमारे नौजवान को वहाँ एक मौका दिखता है। वो बहुत एक्साइटेड है और उससे बैठने के लिए कहता है।
उस शहर में रात हो जाती है। कोई पूछता है कि क्या सुबह ब्रेक ले रहा है। ली चैनसियोंग कहता है कि ये एक बदनाम फ्राइड राइस है और वो इसे एनर्जी वापस पाने के लिए ला रहा है, क्योंकि वो आदमी काम करना बंद नहीं करता। वो उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसके जूनियर डायरेक्टर में ऐसी खासियत है। वो उससे कहता है कि जब तक उसके पास कहने के लिए कुछ है तब तक वो खाने का मजा ले। और दूसरा नौजवान सवाल करता है कि क्या वो इसी तरह जल्दी खाना बनाता है। वो आदमी इंप्रेस होता है कि ये सच में अच्छा है और उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं की जो शो में आम है। ऐसा लगता है कि वे ये जानना चाहते हैं कि आरएमसी कितना जीनियस है और क्या वो सच में शानदार डिश बना सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या सुबह बानियों के बारे में भी जानने को उत्सुक नहीं है। तब वो आदमी इसका मकसद समझ जाता है। वो सोचता है कि क्या बात यह है कि वो कोरिया में वंडरफुल शेफ्स प्रोग्राम के लिए उस नौजवान को रेकमेंड करना चाहता है जहां किम सू प्रोड्यूसर है। ऐसा लगता है कि वो लड़का इतना चुप था कि मदद करने के लिए मान गया और अब खुद इस मुसीबत में पड़ गया। उसे लगता है कि वो लड़का चालाक है और अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़रूरी बातों को हाईलाइट कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उसके खाना पकाने का तरीका नहीं, बल्कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है और वो निश्चित रूप से एक आम इंसान नहीं लगता। वो आगे कहता है कि उस लड़के में वो स्टार क्वालिटी है और अगर वो शो में अच्छा करता है तो ये सबके लिए बेहतर होगा। लड़का कहता है कि एक नासमझ बच्चे का स्नैक बार बचाना और फिर अपनी माँ को खुश करने के लिए शेफ बनना बहुत अच्छा था। बानियों सोशल मीडिया पर बहुत सफल हो रहा है और इस धमाके का फायदा उठाना अच्छा होगा। किम सू कहते हैं कि वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जमाना है जहां हर कोई बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। वो नौजवान पूछता है कि क्या इसीलिए उसे शो में बुलाना मुश्किल है, और दूसरा हाँ कहता है। अचानक उसे कुछ ध्यान आता है और आप पूछते हैं कि क्या इसीलिए किम सू परेशान है। कोरिया में वंडरफुल बॉसेस प्रोग्राम के लिए मुश्किल कुकिंग चैलेंज 2 तरह से चुने जाते हैं। 9000 कैंडिडेट्स में से कड़ी परीक्षा के बाद सिर्फ 100 चुने जाते हैं। आमतौर पर ये 100 बहुत ज्यादा अवार्ड पाने वाले लोग या खास अनुभव वाले लोग होते हैं। ये अनुभव उन लोगों को बताता है जिनके पास सीक्रेट टेक्निक होती हैं या जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और उस बच्चे को सिर्फ इसीलिए उसी लेवल पर रखना थोड़ा गलत लगता है क्योंकि वो एक बार मीडिया में आया था। लेकिन डायरेक्टर ली चैन ये जानते हैं और सोचते हैं कि शुरुआती मुकाबले पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो क्या ऑप्शन बचा है। वो नौजवान कहता है कि ये कुकिंग चैलेंज जीत कर होगा। फिर वो उस लड़के से वान्यू के लिए टिकट छोड़ने के लिए कहता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो एक स्टार बनेगा और प्रोड्यूसर उसमें मदद चाहता है। लेकिन वो जानता है कि कुकिंग चैलेंज जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसे कुछ फायदा उठाने की तैयारी करनी होगी। डिनर में कोई पूछता है कि क्या उन्होंने लिफाफा देखा। ऐसा लगता है कि उस लड़के ने पिछले चैलेंज के विजेताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी वाला एक लिफाफा भेजा था। वो बताता है कि ये एक सिटी लेवल चैलेंज है, इसलिए अगर वो जीता है तो उसे चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बार वे 2 सबसे अच्छे लोगों को चुनेंगे। वो उससे कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है तो निराश ना हो और खुद को चैलेंज करना जरूरी है। वो उससे प्यार से धन्यवाद देता है, ये सोचकर कि लड़के को लगता है कि वो फेल हो जाएगा। फिर वो अलविदा कहता है, कहते हुए कि वो एक कॉम्पिटिशन में बिजी है, इसलिए वे बाद में मिल सकते हैं। उस कॉम्पिटिशन में 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड स्पेशल डिश बनाने पर फोकस करता है, जबकि दूसरे में सामान ऑर्गेनाइजर देते हैं। ऐसा लगता है कि पहले राउंड में हाई क्वालिटी दिखाने की जरूरत नहीं है और बेसिक चीजें दिखाए बिना वो पहले ही ध्यान खींच लेगा। वो एक फैमिली फ्रेंडली और आसान डिश बनाने के बारे में सोचता है। उसे याद आता है जब उसने शेफर्ड पाए बनाई थी, जो उसने एक शो के लिए बनाई थी और उस मौके के लिए एकदम सही खाना है। उसकी माँ कहती है कि आज उसकी छुट्टी है और पूछती है कि क्या वो फिर से खाना बना रहा है। प्यार से वो कहता है कि उसे कुकिंग कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन वो जोर देती है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। वो कहता है कि वो ठीक है और उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाएगा। बहुत उत्साहित होकर माँ कहती है कि वो फ़ोन रख देगी और बाद में कॉल करेगी। वो उत्सुक हो जाती है, पूछती है कि वो कैसा है और ऐसा लगता है कि वो चिकन को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो अलमारी के पास जाता है और कहता है कि उसके पास कुछ और है। एक जार दिखाते हुए कहता है कि ये मेरेंग्यू के साथ मैरिनेट किए हुए आलू हैं। वो और भी ज़्यादा जानने को उत्सुक हो जाती है कि ये कैसे बना। बानियो बताता है कि अगर वो इसे अंडे के साथ इस तरह मैरिनेट करेगा तो सब कुछ और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। समझ में ना आने पर वो पूछती है कि क्या उसने ये यूट्यूब पर देखा, जो एक बढ़िया बहाना लगता है, और वो कंफर्म करता है। फिर वो इसे बनाना दिखाना शुरू करता है जैसे उसने वीडियो में देखा हो। वो सब कुछ अवन में रखता है, आलू को टमाटर प्यूरी और पार्मेजान चीज से ढक देता है। थोड़ी देर बाद वो पाए तैयार हो जाती है। वो एक टुकड़ा लेता है और उससे इसे आजमाने के लिए कहता है, जबकि वो कहती है कि ये स्वादिष्ट लग रहा है। फिर वो कांटे से भरकर उसे चखती है और वो जो महसूस कर रही है उससे मंत्रमुग्ध लगती है। वो कहती है कि ये बहुत बढ़िया है और हम इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा उसे लगता है कि उसने बहुत समय वीडियो देखने में बिताया है। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो कहता है कि वो बस किस्मत वाला था। वो हैरान है, सोचते हुए कि उसका बेटा खाना बनाने में जीनियस है। ऐसा लगता है कि वो किसी से कांटेक्ट करती है और ग्राउंड बीफ पाई के बारे में पूछती है, जिसके बारे में उसे पक्का नहीं है। वो किसी से बात करती है जो कहता है कि ये डॉग फूड नहीं है, जो कि डिश का नाम है, और हमारा हीरो सोचता है कि अच्छा खाना होता है। बानियो ने इस बारे में पहले भी सोचा है क्योंकि उसकी पाए को नंबर 93 के तौर पर दिखाया गया है।
वह समझता है कि कोरियाई लोगों के लिए खाने की तारीफ करने का एक पहले से तय तरीका लगता है। वो आदमी कहता है कि वह इसे ऊंची कीमत पर बेच सकता है और औरत कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि फूड कंपटीशन में ऐसा कुछ चखने को मिलेगा। वे खाने के स्वाद से बहुत इंप्रेस होते हैं और इसे चखने के लिए और लोगों को बुलाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई और खाना चाहता है, लेकिन वह आदमी चेतावनी देता है कि अभी भी ऐसे जज हैं जिन्होंने इसे चखा नहीं है। बेथ, जो कुकिंग रिसर्चर है, चीज़ के स्वाद और पाए में दूसरी चीज़ों से इंप्रेस होती है। जैक किम, जिसके पास 2 मिशलिन स्टार हैं, सवाल करता है कि उसने लैम्ब के बजाय बीफ क्यों इस्तेमाल किया। हमारा हीरो बताता है कि उसने बीफ इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि ये ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ऐसा लगता है कि उसने आलू बनाने के लिए ब्रिटिश टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसने वहाँ पढ़ाई की है, तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। उस आदमी को यह भी एहसास होता है कि उसने अपनी टमाटर प्यूरी खुद बनाई है। वह तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि उसे बानियों से सीखना चाहिए। हमारा हीरो ये कहते हुए शर्मिंदा महसूस करता है कि ये बहुत ज़्यादा तारीफ है। फिर वह कहता है कि उसका एक और सवाल है और हमारे एमसी ने देखा कि वह उसकी रेसिपी के बारे में काफ़ी क्यूरियस लग रहा है। उसे याद आया कि वह अपनी दूसरी जिंदगी में बिल्कुल उसके जैसा था और वह आदमी एक जूनियर लगता है जो कड़ी मेहनत करता है। आखिर में उस आदमी की कोई बात नहीं सुनी गई। कोई जैक किम को बुलाता है और वह कहता है कि वह रास्ते में है। वे जानना चाहते हैं कि वह कॉम्पिटिटर के बारे में क्या सोचता है और क्या ये कोई स्कैम नहीं लगता क्योंकि वो एक स्ट्रीट कुक था। जैक किम कहता है कि उसका लेवल प्रोफेशनल लगता है और भले वह उसे जीनियस कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी स्किल्स में कुछ अलग है। एक्साइटेड होकर औरत पूछती है कि क्या कंपटीशन का डायनामिक्स बदलेगा और आदमी को अभी भी उस जवान आदमी पर पूरा यकीन नहीं है। इस बीच जैक किम उस मुस्कान से हैरान है। ऐसा लगता है कि वह एक बच्चे की तरह मुस्कुराता है और अपने पोते के साथ एक दादी जैसा महसूस करता है। कुछ समय बाद सियोल कुलिनरी कंपटीशन में माइक्रोफोन वाला आदमी कुलिनरी सर्वाइवल कंपटीशन पेश करता है। यह 14वां कंपटीशन है। अब तक आने वाले सभी लोगों को बधाई, जो ठीक 31 लोग थे। वह बताते हैं कि राउंड 2 में आप चुने हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी टेक्निक दिखा सकते हैं। फिर वह बताते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट यहाँ है। आसपास के सभी लोग यह सुनकर डर जाते हैं और माइक्रोफोन में बहुत चिल्लाते हैं कि यह डक मीट है। लोग थोड़े टेंशन में लग रहे थे और कमेंट कर रहे थे जैसे 2 कॉम्पिटिटर इस तरह के मीट के स्पेशलिस्ट हैं। एक है किम हे सुक, जो 23 साल से डक मीट बेच रही हैं। दूसरी है ट्रेडिशनल कोरियन खाने की क्वीन चो गम सून, जो कई कुकिंग शो में आ चुकी हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कंपटीशन के फेयर होने पर शक है क्योंकि ठीक 2 लोग ही चुने जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटर उस आदमी का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि जज टेस्ट के आधार पर डिशेस को इवैल्यूएट करेंगे और शो में एक्सपीरियंस पर बात नहीं करेंगे। एक्साइटेड होकर वह फिर उनसे दूसरा राउंड शुरू करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीड़ को अभी भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक है। प्रेजेंटर कहता है कि टाइम कम है और उन्हें हट जाना चाहिए, लेकिन लोग थोड़े नाखुश हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि उस जगह पर डक मीट के 2 स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि वह देखता है कि हमारा आदमी शांत है। जब वह सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, पास में ही बर्तन हिलने लगते हैं और 2 डक स्पेशलिस्ट कुक्स अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, हर कोई देख रहा है कि स्पेशलिस्ट कैसे काम कर रहे हैं। वे अपनी डिश बनाने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वह जानता है कि अगर कोई दूसरों की नकल कर रहा है तो खुद पर भरोसा करना नामुमकिन है। इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि बानियू हयांग कैसा कर रहा है। जब वह काम कर रहा होता है तो जज उसके स्टेशन के पास से गुजरती हैं। वह पूछती है कि वह किस तरह का खाना सर्व करने का इरादा रखता है और हमारा एमसी कहता है कि वह डक ब्रेस्ट इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है। साउथ कोरिया में ब्लू हाउस के हेड शेफ किम सुंग हो कहते हैं कि उन्हें सबसे अलग दिखना होगा क्योंकि बहुत से लोग ये डिश बना रहे हैं। उस आदमी को लगता है कि ये सच है और वे पहले राउंड की तुलना में निराश हो सकते हैं। किम सुंग उनकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि उनमें चैलेंज और पक्का इरादा होना चाहिए और बाकी सबकी तरह वही करने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो ये कहते हुए चले जाते हैं कि उनके समय में रेसिपी कॉपी करने पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता था, जबकि दूसरी औरत कहती है कि वो इसे चखने के लिए उत्सुक है और हमारा हीरो हाँ कहता है, वो अपनी टेक्निक में फर्क दिखाएगा। जैक किम इस बात से इंप्रेस होते हैं कि वो जज की बुराई को अपनी मेंटल हालत पर असर नहीं करने देते और उन्हें लगता है कि अगर वो कंपटीशन के दौरान ये फर्क दिखा सके तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा। हमारे एमसी अपनी डिश पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहते हैं। कुछ देर बाद वो खूबसूरत डिश सर्व की जाती है। जज उसे चखते हैं और वो औरत काफी इंप्रेस होती है। एक और जज जो थोड़ा बुरा बर्ताव कर रहा था एक अजीब सा ट्विस्ट देता है। वो कहती है कि डिश बहुत बढ़िया है और आम होने के बावजूद सब कुछ परफेक्ट है। वे हमारे लड़के की तारीफ करते हैं और वो प्यार से उनका शुक्रिया अदा करता है। प्रेजेंटर कहता है कि उसे बहुत अच्छा जजमेंट मिला और राउंड 1 की तरह ही उसने फिर से ध्यान खींचा। फिर वो जज कहता है कि वो सॉस से थोड़ा निराश था। वो बताता है कि पोल्ट्री डिशेस फलों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और उसे सही सॉस इस्तेमाल करना चाहिए। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है कि उसने इसके लिए कभी किसी फ्रूट डाई के बारे में नहीं सुना और वो पूछता है कि उसे ये कॉम्बिनेशन किस किताब में मिला, ये कहते हुए कि उसने कुछ नया ट्राई करने की उसकी सलाह मानी। जज को थोड़ा अजीब लगता है। होस्ट कहता है कि जज के चैलेंज के बाद भी बानियो अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन हमारे एमसी का कहना है कि वो अभी शुरुआत कर रहा है और क्यूरियस है और वो सोचता है कि क्या उन्हें लगा कि उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने दोबारा जन्म लिया है। वो सवाल करता रहता है कि ये नीचा दिखाने वाला रवैया कहाँ से आया। फिर वो यूट्यूब पर देखे गए वीडियो पर कमेंट करता है जो सजेस्टेड सॉस से बेहतर हो सकते हैं। जज हमारे हीरो से और ज्यादा चिढ़ रहे हैं, जबकि महिला जज इस सिचुएशन का काफी मजा ले रही हैं। दूसरे इवैल्यूएटर को ये अजीब लग रहा है कि कॉन्फिडेंट शेफ जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो
या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लगा कि उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने दोबारा जन्म लिया है। वो सवाल करता रहता है कि ये नीचा दिखाने वाला रवैया कहाँ से आया। फिर वो यूट्यूब पर देखे गए वीडियो पर कमेंट करता है जो उस सजेस्टेड सॉस से बेहतर हो सकते हैं। जज हमारे हीरो से और ज्यादा चिढ़ रहे हैं जबकि महिला जज इस सिचुएशन का काफी मजा ले रही हैं। दूसरे इवैल्यूएटर को ये अजीब लग रहा है कि कॉन्फिडेंट शेफ जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब वो जवान आदमी एक सवाल सुनेगा जो ये था कि उसने सॉस में फल इस्तेमाल नहीं किए बिना इतना बढ़िया खाना कैसे बनाया। उसने बतख की चर्बी डाली और मीट पर शहद और हर्ब्स डाले जिसमें पहले से ही सॉस मिला हुआ था। उसने सब्जियों का हल्का चुनाव किया और बतख को ताज़ा और तेज स्वाद देने के लिए हरे प्याज और तिल का भी इस्तेमाल किया। आखिर में उसने इसके साथ प्यूरी भी खाई। जब इम्प्रेस्ड इवैल्यूएटर ये बताता है कि ये बिना फलों का इस्तेमाल किए एक नया कॉम्बिनेशन है तो दूसरा मशहूर शेफ निराश हो जाता है। होस्ट बताता है कि शेफ जैक किम ने भी अपनी बात नहीं रोकी और बान यू यून के काम की भी तारीफ करता है। वो दूसरा जज काफी चिढ़ा हुआ रहता है। एक जवान औरत जजों के पास आती है और पूछती है कि क्या वो भी वो डिश चख सकती है। होस्ट ने देखा कि वो फ्लेवर को लेकर बहुत क्यूरियस लग रही है और पूछा कि क्या एमसी और जज टेस्टिंग की इजाजत देंगे। मुस्कुराते हुए महिला जज ने बताया कि अगर लड़के को कोई एतराज नहीं है तो उसे बेझिझक खाना चाहिए। हाँ में सिर हिलाते हुए लड़का प्लेट लेता है और महिला को टेस्ट करने के लिए बढ़ाता है। महिला के खाना लेने से पहले थोड़ी देर टेंशन होती है, फिर वो उसे खा लेती है और तुरंत हैरानी से देखती है। हरे प्याज और तिल का फ्लेवर कैप्चर करना और गाजर के साथ जबरदस्त फ्लेवर पाना। बतख का मीट रिफ्रेशिंग, रिच और सॉफ्ट है। महिला को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो एक फेवर मांगती है। वो विनम्रता से रिक्वेस्ट करती है कि बान यून उसे वो डिश बनाना सिखाए। इंप्रेस होकर हमारा हीरो सोचता है कि जो कोई 20 साल से ज्यादा समय से बतख बना रहा है वो भी कुछ नया सीखने के लिए कहता है। ये जानते हुए कि ये आसान रवैया नहीं है, वो अपने कलीग की तारीफ करता है और खुशी खुशी उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। जज उन्हें चुपचाप देखता है। मेरे नौजवान, क्या तुमने कभी प्रोफेशनली खाना बनाना सीखने के बारे में सोचा है? वो पूछता है। वो ये भी कहता है कि वो बनाए गए डिशेस को नहीं भूल सकता और भी बहुत सी चीजें हैं जो वो चाहता है कि लड़का सीखे और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। हमारे हीरो को एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। वो आदमी बहुत काबिल शेफ है जिसके पास 2 स्टार भी हैं। उसे एक और कॉम्पिटिटर याद आता है जिसके पास 21 मिशलिन स्टार हैं और उसे लगा कि उसे एमसी से कुछ नहीं सीखना है और अगर उसने कुछ सीखा भी तो वो उसे थैंक यू नहीं कहेगा। वो लड़का ऑफर के लिए उसे थैंक यू कहता है लेकिन बताता है कि वो अपनी माँ के साथ दुकान मैनेज करने में बिजी है और वो बाद में शेफ से मिलेगा। जैक किम हंसते हुए कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो समझता है कि उसने अचानक से ऑफर दे दिया था। हालांकि वो पाई की रेसिपी जानने पर जोर देता है और बान जू ह्यून खुशी खुशी उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता है। एक और पल उसे लगा कि बातचीत खत्म हो गई है। कोई न्यूज़ वाला फोन बढ़ाता है। हमारे हीरो के स्किल्स के बारे में जैक किम की क्यूरियोसिटी। एक और पोस्ट में एमसी के कुकिंग जीनियस से सीखने से मना करने के बारे में बात की गई थी। एक लड़के ने बान यू ह्यून से पूछा कि क्या उसने सच में ये सब कहा था। मैंने कुछ ऐसा ही कहा, वो जवाब देता है, ये सोचकर कि कोरियन मीडिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा इंटेंस है। दूसरे नौजवान को लगता है कि लोगों को ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जिनसे बहस हो और वो अपना फोन दिखाता है। एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है युन जोंग घ्युन हीरो को हराने के लिए एक पक्का कैंडिडेट। वो पोस्ट पढ़ने के लिए डिवाइस लेता है। एनोनिमस 000 निकनेम वाला एक आदमी कह रहा है कि जैक किम जैसे अच्छे शेले से हारना नॉर्मल है। नौजवान सवाल करता है कि वो इतना घमंडी कैसे हो गया। वो इस सिचुएशन से काफ़ी परेशान है और उसे लगता है कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश भी करे तो एक बिगिनर होने के नाते वो आदमी सबका ध्यान खींच लेगा। कोई मिस्टर यून जोंग को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद देता है। वो आदमी कहता है कि वे किचन में उसकी रोज़ की ज़िंदगी को कैमरे में कैप्चर करेंगे। जैक किम का शेला होने के नाते वे उससे बहुत उम्मीद करते हैं, इसलिए वो पूछता है कि क्या उसे कंपटीशन को लेकर कॉन्फिडेंस है। मुस्कुराते हुए नौजवान कहता है कि वो अपनी स्किल्स दिखाना चाहता है क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उससे चैंपियनशिप में जाने की इच्छा के बारे में पूछा जाता है और उसे बानयू के बारे में याद दिलाया जाता है। लोग कमेंट करते हैं कि क्या वो आरएमसी से डरेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आर्टिकल में कहा गया है कि वो आदमी भी बहुत अच्छा है। जब वो इंतजार कर रहा होता है तो कुछ हैरान करने वाला होता है और माइक्रोफोन वाला टावर जमीन पर गिर जाता है। वो लोगों से माफी मांगता है जिससे वे थोड़े हैरान रह जाते हैं। वो वहां ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा है क्योंकि कुछ कीड़े बहुत शोर कर रहे हैं। वे लोग इस बात से थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। अजीब तरह से वो कहता है कि नए स्टाफ मेंबर प्रॉब्लम वाले हैं और उन्हें जाने के लिए कहता है ताकि इंटरव्यू जारी रह सके। वो लड़का सच में आराम से लगता है, लेकिन असल में वो हमारे हीरो के बारे में परेशान है, ये सोचकर कि इवेंट शुरू होने से पहले ही वो उसे परेशान कर रहा है।
कोई पूछता है कि वो किसके साथ सबसे ज्यादा मुकाबला करना चाहता है। एक लड़का जवाब देता है कि ये हमारा हीरो है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो सच में अच्छा है या सिर्फ एक कहानी है। और एक लड़की कहती है कि वो उसके साथ मुकाबला करना चाहती है क्योंकि वो काफी हैंडसम है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़का जीनियस है, इसलिए वो उससे जीतना चाहता है। और एक के बाद एक वे हमारे नौजवान के साथ मुकाबला करने की इच्छा जाहिर करते हैं। ली चैन उसे स्क्रीन पर ये चीजें दिखाता है और कहता है कि वो सच में एक है। वो समझता है कि उसे अटेंशन मिल रहा है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और सभी जज उसे देख रहे हैं। उसे एहसास होता है कि नौजवान सच में परेशान है और उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद देता है। उन्हें लिफाफा देते हुए वो कहता है कि उसने जजों के बारे में जानकारी तैयार की है। ऐसा लगता है कि मुकाबले में सभी जज साउथ कोरिया के जाने माने शेफ हैं। ये है कांग योहान, एक मशहूर शेफ जिनके पास 11 मिशेलिन स्टार हैं और जो दुबई में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ये दूसरा है चोई हुन, जो फ्रांस में 3 मिशेलिन स्टार पाने वाले अकेले शेफ हैं। किम जी रान को कोरियन खाने की माँ कहा जाता है और उन्हें नेशनल रेसिपीज बहुत पसंद है कि क्रॉस रेफरेंस जानकारी के साथ सी फूड फास्ट फूड के आइडिया के साथ एक अच्छा ऑप्शन है। जब वो समझा रहा होता है तो हमारा हीरो एक प्यारी सी ओरिगामी बनाता है और वो लड़का इससे काफ़ी चिढ़ जाता है। वो सलाह के लिए उसे प्यार से धन्यवाद देता है, लेकिन नहीं चाहता कि वो इसके लिए जिम्मेदार महसूस करे और उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो कौन सी डिश बनाएगा। लड़का ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये ऐसी डिश है जिसे वो एक नौसिखिया होने के बावजूद बनाने में कॉन्फिडेंट है। लेकिन वो प्यार से जवाब देता है कि वो हमेशा यूट्यूब देखता है और थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ समय तक एक खुशमिजाज दिखावा बनाए रखना होगा। आखिरकार उसके नज़रिए से परेशान होना नॉर्मल है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि कैसे काम करना है, क्योंकि वो 100 साल से यही जी रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो बस वैसे ही खाना बनाता है जैसे उसे बनाने की आदत है। उसे यकीन होने लगता है कि अगर वो आने वाली सच्चाई को झेलता है और अच्छे नतीजे हासिल करता है तो वो इस जिंदगी में सफल हो सकता है। कुछ देर बाद स्टूडियो में सब कुछ तैयार है और लाइटें जल रही हैं। वो आदमी काफ़ी एक्साइटेड है, कह रहा है कि कंपटीशन आखिरकार शुरू हो गया है। वो सबका वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो इस सर्वाइवल कंपटीशन का होस्ट होगा। हमारे हीरो को लगता है कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, फिर भी वो बहुत शोर मचाता है। अब जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है तो वो जजों को प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। फिर वे प्रोग्राम में एंटर करने लगते हैं। वो कहता है कि उन लोगों को ना जानने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो उन 3 जाने माने शेफ का इंट्रोडक्शन देता है। उन 3 मशहूर शेफ का परिचय कराता है। हर कोई शेफ पर कमेंट करता है और ऐसा लगता है कि कहानियों के जानबूझकर दूसरों का पीछा करने की अफवाह है। और अब जब सभी का परिचय हो गया है तो मिशन समझाया जाएगा और अगले पर जाने के लिए उन्हें पिछला वाला पूरा करना होगा। ऐसा लगता है कि इस राउंड में वे जो चाहे कर सकते हैं और उसे सीफूड की अच्छी वैरायटी देखने की उम्मीद है। वो जानता है कि दूसरे क्या बनाएंगे, ये न जानने से थोड़ी टेंशन हो सकती है। ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन को हर पार्टिसिपेंट की स्पेशल डिश पहले ही मिल गई थी, इसलिए वे उन्हें स्क्रीन पर दिखाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट इससे डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर सभी पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिखाई देती है और मुश्किल डिश के साथ साथ वाकई बहुत सारी सीफूड डिश भी हैं। लड़का स्क्रीन पर बानयू को उसकी डिश के डिस्क्रिप्शन के साथ देखता है और पास में एक आदमी उसे देख रहा है। वो एक संतुष्ट छोटी सी मुस्कान देता है। उसे लगता है कि ये वही शिष्य जैक केम है जिसे उसने आर्टिकल में देखा था और ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल वैसी ही चीज़ बनाएंगे। उसे लगता है कि स्कैलप की खासियत शेफ की स्किल्स पर निर्भर करती है और इसीलिए उसने ये ऑप्शन चुना। वो इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसा लगता है कि दूसरे लड़के ने उसी वजह से नहीं चुना। आमतौर पर वो लड़का ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। होस्ट सबसे अपने स्टेशन पर जाने और फिर अपनी डिशेस पेश करने के लिए कहता है। डायरेक्टर किम सू ध्यान से देखते हैं। शेफ की टीम इस बात पर कमेंट करती है कि दोनों ने आखिर में एक ही डिश बताई और ये थोड़ा अजीब था। ली चैन इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा टेंशन में दिखता है और इसमें मदद न कर पाने के लिए मन ही मन माफ़ी मांगता है। कुछ समय बाद वो थोड़ा परेशान होता है कि क्या उसे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्या उसकी नौकरी चली जाएगी। वो सिगरेट जलाता है ये सोचकर कि ये एक डिजास्टर हो सकता है और सवाल करता है कि वो पब्लिक में बोलने से क्यों नहीं डरता था। वो लड़का ये कहकर उसे लगभग हार्ट अटैक ही दे देता है कि वो वहाँ स्मोक नहीं कर सकता क्योंकि ये रेस्टोरेंट के पास है। वो आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग वहाँ के नियमों को नहीं मानते, लेकिन वो लड़का बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और माफ़ी मांगता है। वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि वो उसे ठीक से माफ़ी मांगने का मौका देगा। वो लड़का थोड़ा टेंशन में आ जाता है और जानना चाहता है कि आइडिया क्या है, लेकिन लड़का उससे एक एहसान मांगना चाहता है। बेशक वो जो एहसान मांगना चाहता है वो हमारे हीरो के बारे में है। डायरेक्टर को वो स्थिति याद आती है जब वो हमारे लड़के की डिश के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। कोई पूछता है कि बानयू के चेहरे पर इतना खुशी का भाव क्यों है। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ का आनंद ले रहा है और उसका भाव वास्तव में संतुष्टि का है।
डायरेक्टर को लगता है कि भले ही वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा हो, लेकिन वो मुख्य उम्मीदवार की समान ही डिश बनाकर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। आरएमसी बहुत उत्साहित होकर खाना बनाना जारी रखता है। उसने पहले कभी किसी कॉम्पिटिटर को खुद को इस तरह चुनौती देते नहीं देखा। वो सोचता है कि क्या उसे एहसास है कि वो अनुभव के मामले में किसके साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन उसे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक जूनियर इस तरह मुकाबला करना चाहता है। कुछ देर बाद वे आर्ट वर्क तैयार हो जाते हैं। प्रेजेंटर दोनों डिशेज इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि बान यू और यून जोंग के बीच ये एक शानदार कॉम्पिटिशन होगा। ऐसा लगता है कि जज पहले यून जोंग की डिश टेस्ट कर रहे हैं। उनमें से एक को जो टेस्ट किया वो सच में बहुत पसंद आया। वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी शानदार रेस्टोरेंट में हैं और फ्लेवर सच में बहुत अच्छा है, जबकि वो लड़का उन्हें थैंक यू कहता है। फिर प्रेजेंटर कहता है कि जज पैनल से इतनी तारीफें मिलना बहुत कम होता है। अब अगले कॉम्पिटिटर बान यू की बारी है और वो पूछता है कि क्या वो वही डिश बनाने को लेकर नर्वस है, लेकिन वो कहता है कि नहीं और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी यूनिक डिश दिखा रहा है। प्रेजेंटर को लगता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यून जोंग को लगता है कि एक रेस्टोरेंट के हेड के सामने इतना कॉन्फिडेंट होना थोड़ा घमंडी है। अब जजों की बारी है आरएमसी के डिश चखने की। वे वो खाना अपने मुंह में डालते हैं और अगले ही पल ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज से चोट लगी है। प्लेट पर कांटा घुमाते हुए उनमें से एक किसी बात पर कमेंट करता है। वे डिश के बारे में बातें और फुसफुसाहट करने लगते हैं। दूसरा आदमी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि जज हैरान है कि डिश बहुत खराब है। एक जज इससे सच में हैरान है और वो कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे परफेक्ट फ्लेवर है। उसका ओपोनेंट इस बात से टेंशन में और हैरान हो जाता है। फिर उनमें से एक पूछता है कि उसने क्या इस्तेमाल किया, ये पूछते हुए कि क्या ये वाटरक्रेस था। वो हाँ कहते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि उसने ऊपर वाटरक्रेस बटर सॉस बनाया था। वो इसे जबरदस्त बनाने के लिए किए गए पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है। वो सबको हैरान करते हुए ये भी बताता है कि प्यूरी ब्रोकली से नहीं बल्कि फूल गोभी और मटर से बनी है, क्योंकि वो एक यूनिक फ्लेवर चाहता था। जज कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सच में एक सरप्राइज था और उन्हें नहीं पता था कि ये बाकी डिश के साथ इतना अच्छा मैच करेगा। फिर प्रेजेंटर सफलता के सिंबल के तौर पर एप्रन देते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली डिश थी। विनम्रता से हमारे हीरो धन्यवाद देते हैं और उनका ओपोनेंट जो देख रहा है उससे हैरान रह जाता है। किम हे यून जोंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो भी बहुत बढ़िया थे। हमारे हीरो एक टेबल पर जाते हैं और कहते हैं कि वो इसे उनके पास ले जाएंगे और वो उन्हें एक एप्रन देते हैं, साफ तौर पर उकसाने वाले अंदाज में। फिर वो कहते हैं कि ये उनके लिए राउंड 2 में साथ में मस्ती करने का वादा है। जबकि वो लड़का काफी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि वो उसके कोऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। एक एक्साइटेड जज कहते हैं कि इस टैलेंट को सिर्फ जीनियस ही कहा जा सकता है। बेकवॉन कहते हैं कि बच्चा शो में सच में कमाल का है और उन्हें लगता है कि वो पहले से ही खुद से बेहतर है। शो में उनकी माँ रोती हुई दिखाई देती हैं, कहती हैं कि वो अपने बेटे की बहुत शुक्रगुजार हैं। वो एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि बहुत सारे आर्टिकल और क्लिप हैं, लेकिन उसे रोने पर थोड़ी शर्म आती है। वो बहुत शर्मा जाती है और उसे मजाकिया थप्पड़ मारती है क्योंकि वो कहता है कि वो 20 साल की लड़की जितनी सुंदर दिखती है। फिर वो ये देखकर हैरान रह जाती है, जबकि हमारा हीरो बहुत खुश होता है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो बेहतर खाना बनाता है, लेकिन पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो स्नैक बनाए क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी होगी। और जान बचाने की कोशिश करते हुए वो कहता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और स्नैक ले लेता है। उसे चिंता होती है कि क्या उसके लिए यून जोंग के साथ रिकॉर्डिंग करना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो लड़का उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वो बेफिक्र दिखने की कोशिश करता है और कहता है कि वे बस खाना बना रहे हैं। वो कहता है कि अब वे सब बड़े हो गए हैं, इसलिए उनके एक दूसरे को पसंद करने का कोई कारण नहीं है। फिर मुड़कर कहता है कि वो रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा है, लेकिन वो परेशान है, ये सोचकर कि अगर वो लड़का उससे नफरत करने लगे तो वो क्या कर सकता है, और अगर वो 100 साल तक खाना बनाए तो वो उसके जितना अच्छा बन सकता है। इसके अलावा अगर उसे अपनी स्किल्स से इतनी जलन हो रही है तो उसे इसे अपनाना चाहिए और अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए। कुछ देर बाद किम हे किसी बात से हैरान लगता है। औरत बहुत खुश है कि उसने अपनी डक रेसिपी शेयर की। वो उसे टीचर कहती है और कहती है कि वो जीनियस है, ये बताते हुए कि सिर्फ स्कैलप्स से डिश बनाने वालों को ही बाहर नहीं किया गया। उसे थोड़ा अजीब लगता है और लगता है कि वहाँ का माहौल थोड़ा भारी है। वो आगे कहता है कि अब हर कोई उसके जैसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने से बचना चाहता है, और वो थोड़ा अजीब तरह से हंसता है। कोई कमेंट करता है कि औरत सही कह रही है। फिर होस्ट कहता है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और हमारा आदमी हैरान होता है कि वो हमेशा कई गुलाब की पंखुड़ियों के साथ क्यों आता है। वो बैन यू को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बधाई देता है और कहता है कि उसे दूसरे राउंड के लिए मिशन चुनने का मौका मिला है। फिर वो कई ऑप्शन वाली एक लिस्ट लेता है और सवाल करता है कि क्या दूसरा राउंड बेसिक चीज़ों के बारे में है। वो उसे पकड़े हुए थोड़ी देर सोचता है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर सिर्फ बेसिक टेस्ट कर सकता है और ज़्यादा एंड्योरेंस वाला नहीं, और भारी चीज़ें अभी भी इस शरीर के लिए मुश्किल होती हैं। उत्साहित होकर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तय कर लिया है। फिर वो कहता है कि उसकी पसंद होगी। कुछ देर बाद किम सू बहुत अच्छे से प्याज काट रही है। जज कहता है कि उस औरत की स्किल्स शानदार हैं, लेकिन वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है जब वो बताती है कि उसे प्याज काटे हुए बहुत समय हो गया है। अचानक जज का ध्यान किसी चीज़ पर जाता है और वो आदमी सैमुराई की तरह प्याज काट रहा है। वे देखते हैं कि कॉम्पिटिटर चुई क्योंग इतनी अच्छी तरह से काट रहा है कि प्याज हवा में उड़ रहे हैं। आरएमसी को इस सिचुएशन के बारे में जानने की उत्सुकता होती है और वो देखता है कि वो आदमी बिना प्याज देखे ही काट रहा है।
होस्ट कहता है कि उसे पास से ठीक से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो अपनी चाकू चलाने की ज़बरदस्त स्किल्स दिखाता है। फिर वो पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, और कॉम्पिटिटर कहता है कि उसे सिर्फ आसान शेप्स दिखाई देते हैं। पूछने पर वो कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को फॉलो करके खाना बना सकता है। जजों में से एक ताली बजाता है और कहता है कि वो पास हो गया, और ये कमाल की बात है कि वो बिना देखे ही प्याज काट सकता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसने सच में ये कर दिखाया। फिर जज धीरे से कहते हैं कि उसने पहले ही काफ़ी दिखा दिया है और उसे बधाई देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। इस तरह वो अगले कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, और अब आरएमसी की बारी है, जो प्याज भी ठीक से काटता है। वो प्याज के ढेर को एकदम सही तरीके से काटता रहता है। जजों में से एक कहता है कि चुई क्योंग की तुलना में उसकी क्वालिटी एवरेज है, लेकिन उसे लगता है कि वो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि स्पीड, काटने का सटीक तरीका और मूवमेंट सब एवरेज से ऊपर हैं। प्याज से ज़्यादा रस न निकालने का ध्यान रखने के अलावा उसे लगता है कि उसे वहाँ टारगेट किया जा रहा है। एक क्रू मेंबर एक साइन दिखाता है जिस पर लिखा है कि थोड़ा और सख्त बनो, जबकि जज कहता है कि उसने भी अच्छा किया। वो बताता है कि उस आदमी ने देखने में दिक्कत होने के बावजूद एकदम सही किया, और पूछता है कि क्या वो थोड़ी और कोशिश करना चाहता है। सब उसे धीरे से मुस्कुराते हुए दिखते हैं, और हमारा हीरो भी बदले में मेहरबानी करता है। उसे लगता है कि उसे एक खास तरीके से काम करने के लिए उकसाया जा रहा है। अचानक जज जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। बैन्यू अपनी आंखें बंद करता है और प्याज काटना शुरू कर देता है। जज परेशान हो जाता है, कहता है कि इससे उसका हाथ चोटिल हो जाएगा, लेकिन वो चाकू पकड़ता है और प्याज को एकदम सही तरीके से काटता रहता है। वो काटता रहता है जबकि प्याज के छल्ले कटोरे में उड़ जाते हैं। आसपास के सभी लोग इस स्थिति से हैरान हैं। वे देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे आदमी पर कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो। होस्ट दूसरे राउंड में पास होने वाले सभी लोगों को बधाई देता है। अगला राउंड एक टीम बैटल होगा, जिसमें 4 लोगों की 2 टीमें होंगी, जहां पूरी टीम या तो पास होगी या फेल। हर कोई किसी बात से थोड़ा परेशान लग रहा है। फिर वो पूछता है कि वे सब इतने शांत क्यों हैं, क्योंकि ये शुरू होने वाला है, और उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। हर कोई थोड़ा यकीन ना करने वाला और कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस कंपटीशन के विनर पहले से ही तय हैं। डायरेक्टर भी इससे हैरान है, क्योंकि ये एक नया खिलाड़ी था जिसने कुछ महीनों तक खाना बनाया था और पहले ही अनुभवी शेफ से आगे निकल चुका है। और वो सोचता है कि अब से चीज़ें कैसी होंगी। चूंकि आरएमसी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ अगले फेज में चला गया, इसलिए उसे अपनी टीम को पहले चुनने का सम्मान मिला। वो प्यार से मुस्कुराता है और उनसे 1 मिनट इंतजार करने को कहता है। फिर वो एक तरफ कुछ कुक को देखता है और दूसरी तरफ कुछ टेंशन में दूसरे कुक को। वो थोड़ा सोचने लगता है कि किसे चुने। वहाँ उस आदमी के बारे में उसे लगता है कि उसे कुछ समझ है जो काम आ सकती है। होस्ट कहता है कि उसे जल्दी चुनना होगा, क्योंकि अगर टाइम खत्म हुआ तो वो अगले के पास चला जाएगा। फिर धीरे से इशारा करते हुए वो कहता है कि ये उसकी टीम होगी, और मिस किम हे को पहले मेंबर के तौर पर दिखाता है। इसके बाद वो चुई क्योंग को चुनता है, जिसे देखने में दिक्कत है, और वो इस बारे में थोड़ा सस्पेंस बनाता है कि अगला कौन होगा। लेकिन आखिर में युनजोंग को अपनी टीम का मेंबर चुन लेता है। उसे खुद कुछ समझ नहीं आता। अंदर ही अंदर वो उसे चुने जाने के बाद इस तरह देखने के लिए एक गंदा बदमाश समझता है, लेकिन वो दयालु बनने की कोशिश करता है। जजों में से एक जानना चाहता है कि उसने अपने मेंबर्स को चुनने के लिए कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। बानियू मानता है कि उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अगर उसे उस सवाल का जवाब देना होता तो वो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना होता। जज के सवाल करने पर वो पूछता है कि क्या वो घमंडी लड़का थोड़ा पीछे हट सकता है, क्योंकि उसे टीम के लिए एक और व्यक्ति को चुनना है, इसलिए वो एक फेवर मांगना चाहता है। वो लड़का थोड़ा कांपता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और गुस्से से भरकर वो कहता है कि ठीक है। बानियू को एहसास होता है कि वो लड़का इस तरह बर्ताव करता है, लेकिन अंदर से उसका दिल अच्छा है। फिर दूसरों की ओर मुड़कर एक औरत जल्दी से अपना हाथ उठाती है। मिन सेओ अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। बाकी लोग उसे वहाँ हाथ उठाए देखते हैं और सब उसकी नकल करने लगते हैं और प्लीज़ चुने जाने के लिए कहते हैं। होस्ट हैरान है कि हर कोई बानियू की टीम में शामिल होना चाहता है। वो जानती है कि अगर वो इस टीम में नहीं आ पाई तो वो हार जाएगी। लड़की कहती है कि उसकी स्किल्स फेल हो सकती हैं, लेकिन वो कंपटीशन में बनी अब तक की सबसे अच्छी टीम का हिस्सा बनना चाहती है। हमारा लड़का कहता है कि वो ऐसी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता और उसकी मदद का इंतजार कर रहा है। वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत धन्यवाद देती है, आखिर उसने उसकी जान बचाई थी। होस्ट कहता है कि अब जब उसने अपनी पूरी टीम चुन ली है तो वो नियम बताएगा। सभी को प्रोडक्शन में शामिल होना होगा और उन्हें कुल 3 डिश बनानी होंगी, और अब इंग्रेडिएंट्स बताने का समय है। हमारा एमसी उत्सुकता से इंतजार करता है। थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए होस्ट इंग्रेडिएंट्स बताता है, और वो सिर्फ आटे का एक बैग है। वे बहस करने लगते हैं कि वे क्या बनाएंगे, और हमारे हीरो को लगता है कि उसे आटा ज़्यादा पसंद है। मिन सेओन लीडर से पूछती है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि सबकी राय अलग अलग है। तो एक अच्छे लीडर के तौर पर वो 3 डिश चुनता है और पूछता है कि क्या ये इस तरह ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि खराब आंख वाला लड़का थोड़ा निराश दिखता है। वो निराश हो जाती है क्योंकि उसने ये बहुत शांति से कहा, क्योंकि उसने जो कुछ भी सुझाया वो स्ट्रीट फूड था।
यूनजोंग जानना चाहता है कि क्या उसके पास इसके लिए कोई खास वजह है, लेकिन हमारे एमसी जवाब देते हैं कि उन्होंने इस पर समय बर्बाद करने के बजाय टीम की आइडिया के आधार पर कुछ तय किया। लड़की निराश हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बानियो कहता है कि अब टीम के किसी सदस्य को बदलना थोड़ा मुश्किल होगा और लड़की घबरा जाती है, कहती है कि वो ये करेगी। फिर बाकी टीम कहती है कि लीडर ने यही तय किया है, ये तय हो गया है और उन्हें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। लड़की आखिरकार मान जाती है, लेकिन देखती है कि बाकी सभी लोग फैंसी डिश बना रहे हैं और वो सोचती है कि क्या कोरियन स्ट्रीट फूड सच में दूसरों से जीत सकता है। फिर वो पास आती है और एक फैसला लेती है, जबकि हमारा हीरो उन्हें एनर्जी के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। एक गाने की तरह किचन को सारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने की किसी की ज़रूरत है। अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा करते समय उसका मिजाज काफ़ी एक्सप्लोसिव था, लेकिन यहाँ एक नए शेफ़ के तौर पर वो दयालु है। वो चुई क्योंग से उस चावल के साथ सावधान रहने के लिए कहता है और उस आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वो यूनजोंग के पास भी जाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर वो उसे समझाना शुरू करता है कि उसे ज़्यादा फ्लेवर और बेहतर टेक्सचर पाने के लिए उसे कौन सी जगह बनानी चाहिए, एक इंग्रेडिएंट के तेज़ फ्लेवर को न्यूट्रलाइज करने का तरीका समझाने के अलावा। अब वो हेसुक को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और उसे सॉस के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के लिए कहेगा। वो थोड़ी इनसिक्योर महसूस करती है और सवाल करती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो ये कर सकती है। लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है, कहता है कि वो इसे चखेगा और वो बहुत अच्छी है, जिससे वो खुश होती है और उसे टीचर के तौर पर पाकर शुक्रगुजार होती है। फिर कोई टीम लीडर को बुलाता है। वो आग पर चीज़ें हिला रही है, पूछ रही है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है। वो इससे हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या वो कुत्ते का खाना बना रही है, लेकिन जेमी ऐसे ही बात करेगा। वो बिना मिशेलिन स्टार के नौसिखिया बना रहता है और उसे समझदार होने की ज़रूरत है, इसलिए वो उसके पास जाता है। कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रही है और पूछता है कि क्या वो उसे दिखा सकता है कि ये कैसे करना है। वो चीज़ लेता है और धीरे से दिखाना शुरू करता है। वो उस खाने को छीलने की तरकीबें दिखाता है। फिर बड़े झींगे के साथ वो उसे ये भी सिखाता है कि उसे अच्छी तरह से कैसे साफ करना है। वो समझाता है कि आटा ठंडे पानी से बनाना चाहिए क्योंकि इससे खाना कुरकुरा हो जाएगा। फिर वो उससे कोशिश करने के लिए कहता है और लड़की टेंशन में होने के साथ साथ एक्साइटेड भी महसूस करती है, ये सोचकर कि वो सच में एक जीनियस है। हमारा हीरो काफ़ी खुश है क्योंकि टीम के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और अब उसे हर चीज़ के स्वाद पर ध्यान देना है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो सोचता है कि चूंकि वो इस तरह के प्रोग्राम में है, इसलिए उसे अपने करिश्मे का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो काफ़ी ड्रामेटिक हीरो बन जाता है। वो ताली बजाता है, कहता है कि सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, और टीम दोस्ताना तरीके से जवाब देती है। जज कहते हैं कि ये टीम सच में दूसरों से आगे हैं और हैरान है कि वो सिर्फ एक स्नैक बार मालिक का बेटा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसके पास इस लेवल का स्किल और एक्सपीरियंस हो सकता है। होस्ट कहता है कि जज बानियों में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अचानक वो कहता है कि उसकी टीम का माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं लग रहा है। वो वापस आता है कि मीरिन से अल्कोहल पूरी तरह से इवैपोरेट नहीं हुआ है और गंदगी हटाने के लिए इसे छानना होगा, और उससे दोबारा ऐसा करने के लिए कहता है। अब वो हाइसुक से कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने अपनी डिश में बहुत ज़्यादा केचप इस्तेमाल किया है और श्रिम्प पाउडर भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो उन चीज़ों को फ्राई करने के तरीके के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है और मिस मिन की सील ज़बरदस्त पक्के इरादे के साथ जवाब देती है। होस्ट कहता है कि स्किल्स एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी हैं और शेफ़ दूसरे बिगिनर्स से ऑर्डर ले रहे हैं। वो आगे कहता है कि वे कहते हैं कि वे जैसा चाहें वैसा पका सकते हैं, लेकिन अगर टेस्ट खराब हुआ तो वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो कहता है कि समय के साथ वे फ्लेवर बेहतर कर सकते हैं और वे दूसरों से आगे हैं, इसलिए उन्हें उन पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। फिर वे खाना बनाना जारी रखते हैं, डिशेस के हर स्टेप को फॉलो करते हैं, जबकि लीडर उन्हें सही तरीके से मोटिवेट करता है। थोड़ी देर बाद कोई घंटी बजाता है। फिर वो हाथ उठाकर कहता है कि उसकी टीम की डिशेस तैयार हैं। जज इन रिजल्ट्स से काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं। वो ऊपर से उन डिशेस को देखता है जो बहुत बढ़िया लग रही हैं। उनमें से एक डिश को टेस्ट करना शुरू करता है और उसे लगता है कि ये अब तक की सबसे टेस्टी डिशेस में से एक है। उसे ये भी याद नहीं कि उसकी माँ उसके लिए क्या बनाती थी। वो कहता है कि फ्लेवर सच में ज़बरदस्त है और उसे कंपटीशन में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि ये कोई एक डिश नहीं लगती, बल्कि टेक्सचर और फ्लेवर के बीच का सफ़र है। लड़कियों की फ्राई करने की स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि सब कुछ परफेक्ट था, साथ ही टीम में बहुत अच्छा तालमेल था, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज पास कर लिया। वो हमारे हीरो को गले लगाती है, खुश है कि जज को उसकी फ्राई करना पसंद आया, और दूसरी औरत कहती है कि वो जानती है कि वे नहीं जीतेंगी क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन लीडर है। बुरी नज़र वाला आदमी कहता है कि ये एक शानदार पल है। घमंडी आदमी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जीतना तो जीतना है। मिन स्यून कहती है कि वो इसे बहुत शुक्रगुजारी के तौर पर लेगी, भले ही वो एक जिद्दी खाना हो। जजेस के इवैल्यूएशन के बाद चारों टीमों को मंजूरी मिल जाती है और वे चाहें तो दूसरी डिशेस भी टेस्ट कर सकती हैं। वे दूसरी टीमों की डिशेस देखकर इंप्रेस हो जाती हैं। प्यारी मिन स्यून को वो टॉर्टिल्ला बहुत पसंद आ रहा है और वे अच्छे फ्लेवर के बारे में बात करती हैं। वो पूछती है कि क्या वो इसे ट्राई नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहता है कि उसका पेट पहले ही भर गया है, इसलिए वो कर सकती है। वो खाना पकाने के लेवल से ही बता सकती है कि ये बहुत ख़राब होगा, लेकिन वो अपने विचार अपने तक ही रखेगी। फिर अचानक होस्ट नाटकीय ढंग से अपना हाथ उठाता है और सभी को रुकने के लिए कहता है। वो ये भी कहते हैं कि सब लोग जो कर रहे हैं अभी रोक दें, और माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए वो अनाउंस करते हैं कि अगला राउंड शुरू होगा।
वो कहते हैं कि अगला मिशन दूसरी टीम की डिश की नकल करना होगा, और क्योंकि वे पहले से ही उस काउंटर के सामने हैं, वो तैयार डिश ले सकते हैं। जब तक ये रोमांचक टीम शोडाउन फिर से शुरू ना हो जाए, हमारी पसंदीदा टीम की डिश है। कुछ लोग पास आते हैं और उसे चखते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। होस्ट दिखाता है कि बानयू की टीम टेबल के आसपास कोई नहीं है जिसका जबरदस्त मूल्यांकन हुआ था। जज एयर एन सबको डांटते हुए कहती हैं कि बिना कॉन्फिडेंस के वे कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो कहती हैं कि चैलेंज जरूरी है, भले ही आपके अपोनेंट के पास जबरदस्त स्किल्स हों। मिन सियोन को लगता है कि ये ठीक है क्योंकि वो जीतने वाली टीम में है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी टीम में होती तो वो मुश्किल में पड़ जाती। वो टीम कहती है कि वे बानयू की रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे, और जज खुश हैं कि उनमें चैलेंज करने की भावना है। वो खुद ना होने से काफ़ी खुश है और ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के दबाव में घर पर काम कर रही है। होस्ट पूछता है कि क्या सबने अपना फैसला कर लिया है। फिर एक्साइटेड होकर वो हाथ उठाता है और कहता है कि एक और रूल है, वे दूसरी टीम से एक आदमी को हटा सकते हैं और उस आदमी को क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन वो खाना नहीं बना पाएगा। मिन सियोन अब इस बात से परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ से होमवर्क मिलने जैसा है। दूसरी टीम के मेंबर अब थोड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। वे बानयू को उस राउंड से बाहर करने का फैसला करते हैं, जिससे हमारा लड़का थोड़ा हैरान रह जाता है। लड़की ये जानकर बहुत टेंशन में आ जाती है कि उसे ही टीम से बाहर किया गया था। वो अपनी प्यारी छोटी आंखों से एक तरफ देखती है, ये सोचकर कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास यून जोंग है जो असल में चैंपियनशिप जीतने का कैंडिडेट था। इसलिए जाने से पहले वो कुछ कहना चाहता है। उन्हें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक क्वालिटी को बेहतर करना है। अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर परेशान होकर वो इंग्रेडिएंट्स और उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस बारे में बात करना शुरू कर देता है। हालांकि उसी समय यून जोंग बीच में ही टोकर उसे थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है कि अब उनके चमकने का समय है।